तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर 2 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, फार्मूला एंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, सब कुछ हम इस एक ही क्लास में देखने वाले हैं। ये वन शॉट मैराथन होने वाली है। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, हम एक मिनट में हम यहाँ पर जो हमारा टारगेट नीति सुपर 186 प्रीमियम बैच एजुकेट ऐप पर चल रहा है, इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐप पर आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की प्रोवाइड हो रही है। साथ ही आपको यहाँ पर क्लास नोट्स मिल रहे हैं टॉपिक वाइज। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो टॉप 20, टॉप 30 क्वेश्चंस की यहाँ पर चैप्टर वाइज सीरीज देखने को मिल जाएंगी। रिवीजन के लिए फार्मूला शीट्स भी आपको उसी में अवेलेबल है। और अगर आपको टाइमर के साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो चैप्टर वाइज यहाँ पर क्विजेस एंड सेक्शन वाइज क्विजेस भी देखने को मिल जाएंगे। किसी भी क्वेश्चंस में आपको अगर डाउट आता है तो आप यहाँ पर जो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोवाइडेड हो रही है टारगेट नीति के द्वारा, ऐप पर आपको एक चैट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी एजुकेट ऐप की। ठीक है, या तो प्ले स्टोर से भी आप सर्च कर सकते हैं और आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा एज अ स्टूडेंट और क्लासरूम आईडी इंटर करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम आईडी आपको लिंक एंड क्लासरूम आईडी आपको दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की हम जो हमारी क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। दोस्तों अब देखो, इसमें क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होती है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस आने हैं 120 क्वेश्चन जो है टोटल एग्जाम में, वो एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। 120 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स में सॉल्व करना है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 1 मिनट का टाइम है। अब 1 मिनट में वहाँ पर कहाँ डेरिवेशन सॉल्व करते रहेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए यह है उपाय कि आप क्या कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और फार्मूला होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट एंड फार्मूला है, इसको आप मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लिख कर 2-3 बार रिविजन कीजिए, तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट जो फार्मूलास, रिजल्ट्स जो रहेंगे डेरिवेशंस के, वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चंस आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी हम क्या करेंगे, क्लास में जो इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस है उसको यहाँ पर डेराइव करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से डेरिवेशंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? तो दोस्तों होता यह है इसमें कि जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है यहाँ पर, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न हुई है या प्रोड्यूस हुई है, ये इस दिशा में गमन कर रही है, ठीक है, या मूव कर रही है। तो होता यह है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड गमन करती है उसी दिशा में एक फोर्स काम करता है, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब किसी इंफिनिटी पॉइंट से यहाँ पर एक क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लाने में जितना यहाँ पर हमें कार्य करना पड़ेगा, वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स एफ के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा। तो अगर मान लो, अगर ये क्यू नॉट चार्ज अगर मेरा यूनिट चार्ज 1 यूनिट का चार्ज है, तो ऐसे में यहाँ पर इसे इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन निकल के आई, इससे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से यहां पे रिप्रेजेंट किया हमने, और ये बराबर होता है कि किसी पॉइंट को, मतलब किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लाने में, किसी भी पॉइंट ए तक लाने में यहां पर जितना वर्क डन हम करेंगे, और अगर वो जो यूनिट पॉइंट चार्ज है वो 1 यूनिट का है, तो ऐसे में जितना वर्क डन करेंगे हम, वो उसके इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है मामला? इसमें विथआउट एक्सेलरेशन इसे हम लाया जाता है, इसे इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। क्लियर? यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, यानी कि V मेरा, वो बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के। क्लियर? वर्क डन को हमने W से रिप्रेजेंट किया और चार्ज को Q से। क्लियर है? यानी कि V इजिकल टू क्या है मेरे पास में, W अपॉन Q। क्लियर है? V क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। और इस V की अगर यूनिट की अगर बात करें ना, तो देखो एक यूनिट तो इसकी होती है क्या, वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। दूसरी यहां से हम इस फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं कि इस वर्क के लिए होती है जूल और इस चार्ज के लिए हो जाएंगी कुलाम। तो जूल पर कुलाम एक दूसरी यूनिट भी इसे बोल सकते हैं, किसकी है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, जूल पर कुलाम, और एक वोल्ट तो होती ही है। क्लियर है? W की हमने देख ली, W क्या है, वर्क डन है जूल में, और Q चार्ज है, कुलाम यूनिट है इसकी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब ये देखो, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस,
तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है इसको अब देखते हैं हम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखो दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस में जैसे मेरे पास में, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल निकाला ना, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को भी निकाला जाता है, लेकिन उसमें हम कहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक ला रहे थे किसी इस यूनिट चार्ज क्यू नॉट को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दोनों ही पॉइंट हमें पता होते हैं कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो यदि अगर मान लो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है, क्या है ये, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, जिसके कारण यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इस दिशा में गमन कर रही है, ये इस दिशा में ये मूव हो रही है। तो इसी दिशा में, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी यहाँ पर इस दिशा में गमन करती है, उसी दिशा में एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कार्य करता है, ठीक है। तो यदि इस पॉइंट ए पर एक क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट ए से इसे पॉइंट बी तक लाने में इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मुझे कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो मैं यहां पर चार्ज लेके आ रहा हूं, मान लो ये 1 यूनिट का है, तो ऐसे में मुझे इसके अगेंस्ट जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना, जितना वर्क डन करना पड़ेगा यहां पर, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। जितना यहां पर वर्क डन मैं करूंगा वो उसके वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। जो हम पोटेंशियल देख के आए अभी, पोटेंशियल वो क्या देख के आए थे कि जो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो तो मैं इन्फिनिटी से ए तक ला रहा था, तो यहां पर जितना यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ा, जितना वर्क डन करना पड़ा वो उसके पोटेंशियल के बराबर था। लेकिन यहां पर मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ही पॉइंट यहां पर ज्ञात है, मतलब नोन पॉइंट से जब मैं किसी यूनिट क्यू नॉट चार्ज को लेकर यहां पर इसे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कार्य करूंगा, वो कार्य यहां पर क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, जो पॉइंट चार्ज के लिए, जो पॉइंट चार्ज है इसके लिए पोटेंशियल यहां पर कितना निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज के लिए कितना होगा इसको डिराइव करते हैं। तो ये देखो ये कितना होता है, v इजिकल टू 1/4πε0 Q/r। तो ये किस प्रकार से डिराइव होता है इसको डिराइव करना भी सीखते हैं। आपको तो वैसे इसको मेमोराइज याद कर लेना है, ठीक है, जिससे हम क्या होंगे यहाँ पर फास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये रिजल्ट याद रहा तो। लेकिन अभी क्या है, हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से डिराइव करना है वो भी हम सीख लेते हैं अभी, ठीक है। तो इसको डिराइव करना सीखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए मेरे पास में एक यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज Q है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इधर, और जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मूव करती है उसी दिशा में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कार्य करता है। तो जब मैं इन्फिनिटी से एक क्यू नॉट चार्ज या यूनिट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पॉइंट तक लेके आता हूं, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कार्य कर रहा हूं ना, फोर्स इस दिशा में लग रहा है और मैं चार्ज को उसके अगेंस्ट लेकर आ रहा हूं, तो ऐसे में मेरे को यहां पर जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होता है। क्लियर है, ये वर्क डन ही यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से देखो, मान लो कि यहां पर मेरे को कोई dw यानी कि स्मॉल कार्य करना पड़ रहा है इसको इधर पॉइंट ए तक लाने में, ठीक है। तो ये dw बराबर इसे क्या हो जाएगा, जैसे हमने वर्क की यहां पर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मैंने मान लिया कि भाई dx, स्मॉल dx यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरा, जिसके कारण मेरे को यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ा इस इलेक्ट्रिसिटी फोर्स के अगेंस्ट में, तो ये dw यहाँ पर स्मॉल एक वर्क करना पड़ा। तो इस dw बराबर इसे क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से dw इजिकल टू f dx cos थीटा। क्लियर है। अब यहां पर इस थीटा की वैल्यू क्या होंगी, देखो फोर्स, ये थीटा है दोस्तों, फोर्स और जो मैं यहां पर वर्क कर रहा हूं इस दिशा में, ठीक है, इसके बीच का कोण है। तो मैं इसको लेके आ रहा हूं इधर, इधर मेरे को वर्क करना पड़ रहा है इस दिशा में, और फोर्स लग रहा है इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है। तो यहां पर थीटा कितना है, 180 डिग्री है। क्लियर है। तो यहां पर मैं cos 180 लूंगा थीटा की जगह पे, ठीक है। तो dw बराबर इसे f dx cos 180 हो गया, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। इस -1 को मैंने ये ले लिया यहां पर माइनस, ठीक है। तो dw बराबर इसे माइनस, अब देखो f की वैल्यू क्या से, कुलाम्स लॉ से, क्योंकि दो चार्ज है ना मेरे पास में, दो पॉजिटिव चार्ज, एक q है और दूसरा q नॉट है, तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर कुलाम्स लॉ लगेगा, ठीक है। अब ये कुलाम्स लॉ लगाया मैंने, कुलाम्स लॉ जैसे क्या होता था, k इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, उनके बीच की डिस्टेंस होती थी। तो यहां पर डिस्टेंस तो चेंज हो रही है बार बार,
ठीक है, क्योंकि मैं उसको लेके आ रहा हूँ इस दिशा में पॉइंट ए तक इन्फिनिटी से। तो ऐसे में इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली कि बीच की दूरी है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबरी से माइनस के Q1 Q2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इस इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना हो जाता है, डब्ल्यू हो जाता है। और इधर का जो इंटीग्रेशन किया है इसमें ये माइनस के Q1 Q2, तो ये क्या है, ये तो भाई कांस्टेंट है। अभी Q1 Q2 की वैल्यू पुट करेंगे हम। Q1 क्या है मेरे पास में, पॉजिटिव Q है, और Q2 क्या है, Q0 है, ठीक है, वो पुट करेंगे अभी आगे। और ये dx, तो यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा सिर्फ 1/x² dx का होना है, ठीक है। बाकी को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन के, ये बाहर कर दिया माइनस के Q1 Q2, फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/x² dx का। लिमिट क्यों, क्योंकि यार देखो इन्फिनिटी से आर लिमिट क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों इन्फिनिटी से मैं Q0 चार्ज को इस पॉइंट ए तक ला रहा हूं ना, आर डिस्टेंस तक, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर लिमिट कितने लेंगे हम, इन्फिनिटी टू आर तक लेके आ रहे हैं। और जो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, -1/x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, x की जगह एक बार r पुट करेंगे, फिर इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है। ये पुट कर दिया हमने, -1/r प्लस 1/∞, ठीक है। अब देखो 1 जो इन्फिनिटी होता है ये तो हो गया 0, ठीक है। ये क्या हो गया 0, मतलब इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब बचा क्या, -1/r और इधर का -k इस माइनस से ये हो गया पॉजिटिव, कैंसिल हो गया, माइनस मल्टीप्लीकेशन में है। तो जो वर्क निकला मेरा W बराबरी से वर्क डन यहां पर कितना निकला, K × Q0/r। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो अब देखो हमने पढ़ा था भाई W, जो क्या पढ़ा था यहां पर K की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। जो W आया ना अपना K × Q0/r, K की वैल्यू पुट कर दी, ये क्या होती है 1/4πε0। इसको पुट करने के लिए बाद हमारा जो फार्मूला बना यहाँ पर वर्क डन का वो कितना बना, W = 1/4πε0 Q0/r। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब जो हम अभी पढ़ के आएंगे भाई पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के, वर्क डन अपॉन चार्ज के। तो ऐसे में यहां पर चार्ज मेरा क्या है, Q0 है, वर्क डन क्या ले रहा है W, जो अभी हमने डिराइव करके लेके आए वहां से 1/4πε, इसको पुट कर दिया यहां पर Q0/r को। अब इस Q0 से Q0 हमारा एक चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा जो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकल के आया वो क्या आया, V = 1/4πε0 Q/r। इसको कैंसिल मतलब ये हम अभी तो पढ़ के आए यार, अगर ये Q0 अगर यूनिट, इसकी 1 यूनिट का अगर ये चार्ज था Q0, तो ऐसे में Q0 तो हो जाएगा क्या 1, तो अल्टीमेटली यहां पे क्या बन जाएगा, V = W। क्लियर है। तो जो हमारा ये वर्क डन है इसमें हम Q0 को अगर यूनिट, इसकी 1 यूनिट का पुट कर दे तो हमारा जो पोटेंशियल निकलेगा वो उस वर्क डन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/4πε0 Q/r। क्लियर है। तो यही तो हमें डिराइव करना था कि एक पॉइंट चार्ज के लिए यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, आ गया हमारा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। क्लियर है कि ये फार्मूला कैसे बना आप सीख चुके हैं। इस रिजल्ट को याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, V = 1/4πε0 Q/r। कोई दिक्कत नहीं। Q क्या है, पॉइंट चार्ज है, R क्या है, R यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, और ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। वैक्यूम में ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस में, कोई दिक्कत नहीं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो V है मेरा, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है। अब ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता है। अगर मान लो भाई इनके बीच की अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये Q0 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस R अगर इंक्रीज होंगी, ठीक है, ये R की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर ये पॉइंट चार्ज दोनों ही अगर ये पास पास में है, ठीक है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम है, तो ऐसे में जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो हाई होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहां तक। अब देखो अगला पॉइंट हमारे पास में क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। सबसे पहले तो भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर उसका हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों ही समान यहां पर मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, ठीक है। एक है पॉजिटिव क्यू और दूसरा है नेगेटिव क्यू। इनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं कि भाई इनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस 2a है, मिड पॉइंट मान लो यहां पर कहीं है इसका, ठीक है। इनके टोटल जो डिस्टेंस इनके बीच की 2a है, और यहां से इसका अगर मान लो मिड पॉइंट है तो यहां से इनकी दूरी हो जाएंगी a और a। क्लियर है। तो यही क्या कहलाता है, पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। दोनों चार्ज मिलकर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसका जो डाइपोल मोमेंट निकलता है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो निकलता है P वेक्टर = Q × 2a, ठीक है। जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, उनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट P = Q × 2a।
जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा होती है माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पे डिराइव करने की प्रयास करते हैं अपन कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना यहां पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। वैसे इसका फार्मूला क्या है, V इजिकल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। ये किस प्रकार से डिराइव हुआ ये भी सीख लेते हैं। वैसे आपको रिजल्ट याद करने का प्रयास करना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण V इजिकल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r² होता है, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर P जो होता है वो क्या है, P इज द डाइपोल मोमेंट, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डाइपोल एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द डाइपोल सेंटर टू पॉइंट P के, ठीक है। जैसे ये मेरा यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां से इसके मिड पॉइंट से मान लो ये थीटा कोण बना है, इस पॉइंट P पर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक V निकालना है, ठीक है, V यानी कि पोटेंशियल निकालना है यहां पर। तो इनके बीच में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये पॉइंट P के बीच में मतलब जो एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, वही है, ठीक है। और R क्या है, R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। इस पॉइंट P की डिस्टेंस यहां पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से इसको बोला जाता है R, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको डिराइव करना सीखते हैं भाई कि कैसे यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला जाता है। तो दोस्तों अब यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे निकालने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार से निकलेगा। तो दोस्तों ये मान लो कि इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज से बना मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस है 2a और ये है इसका मिड पॉइंट और यहां से यहां तक की दूरी है a और ये दूसरे मिड पॉइंट से इस माइनस चार्ज की दूरी है a, क्लियर है। और ये इस मिड पॉइंट से लेकर इस पॉइंट P तक r डिस्टेंस है और इस पॉइंट P पर मुझे यहां पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। चले आगे। अब देखो क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो यहां पर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो होगा V पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा KQ अपॉन R+A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यहां पर ये है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो यहां पर पोटेंशियल होगा इस P पॉइंट पर वो कितना हो जाएगा, V माइनस Q और ये माइनस KQ अपॉन R-A हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी देखो माइनस Q से लेके यहां पर पॉइंट P के बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है, R-A, ठीक है, इसलिए R-A आ गया। और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इस माइनस चार्ज के लिए हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया, माइनस KQ अपॉन R-A, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट P पर अगर मेरे को टोटल V नेट निकालना है, यानी कि टोटल नेट पोटेंशियल निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, इस पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का दोनों का जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर है उसका हम सम कर देंगे तो वो V नेट निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल यहां पर पोटेंशियल निकलेगा V एक्सियल पॉइंट पर V पॉजिटिव चार्ज के कारण और पोटेंशियल या नेगेटिव चार्ज के कारण, इसका जब हम सम करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे ये दोनों चार्ज के कारण, ठीक है, तो वो कितनी निकलेंगी। देखो पहला जो पॉजिटिव चार्ज के कारण हमारा जो पोटेंशियल आया था KQ अपॉन R+ और माइनस चार्ज के कारण KQ अपॉन R- ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर माइनस इसलिए यहाँ का जो माइनस चार्ज का जो पोटेंशियल था उसके कारण ये माइनस आ गया, ठीक है। वैसे तो हम सम कर रहे थे लेकिन नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका जो पोटेंशियल आया था वो माइनस KQ आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो KQ कॉमन दिख रहा है, KQ को बाहर किया, बचा क्या हमारे पास में 1/R+A माइनस 1/R-A, ठीक है। इनका एलसीएम करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा R- A माइनस R-A, ठीक है। तो अब देखो अल्टीमेटली क्या बना हमारे पास में, KQ इंटू में माइनस 2A/R² माइनस A² हो गया। जब हमने यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देख के आए थे तो P बराबरी से Q इंटू 2A होता है, तो यहाँ पर भी तो आपको Q इंटू ये 2A नजर आ रहा है, माइनस को तो बाहर कर दो आप, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, Q इंटू 2A है, तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, P पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये P पुट कर दिया इसको, माइनस K ये यहाँ पे ये माइनस बाहर K माइनस KP अपॉन R² माइनस A², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना नेट पोटेंशियल होगा यहाँ पर इस एक्सियल पॉइंट पर, आ गया हमारा माइनस KP अपॉन R² माइनस A²। अगर मान लो ये डाइपोल शॉर्ट होता, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर डाइपोल के लिए अब हम निकालते तो यहाँ पर R की वैल्यू फार फार ग्रेटर देन होगी इस A से, ठीक है। तो ऐसे में हम A को नेग्लिजिबल लेते हैं कि भाई ये इक्विवेलेंस टू 0 है, ठीक है, A की वैल्यू। तो ऐसे में क्या रह जाएगा सिर्फ हमारे पास में पोटेंशियल में माइनस KP अपॉन R², ठीक है, क्लियर है। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज देखो भाई, अगर मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है मेरे को इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है, अभी हमने एक्सियल लाइन पे निकाला, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है। तो मान लो भाई मेरे पास में यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से बना ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिनकी बीच की डिस्टेंस 2A है और ये रहा इसका मिड पॉइंट और यहाँ से मिड पॉइंट से दोनों चार्ज की दूरी A दूरी पर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मेरे को इस पॉइंट P पर यहाँ पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ से लेके इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, रूट में R² प्लस A², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस माइनस नेगेटिव चार्ज से यहां तक दूरी कितनी है, ये भी रूट में R² प्लस A², ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आई है, ठीक है, क्योंकि यहां से देखो ये है अपना 90 डिग्री पर और यहां से दूरी है R,
ये वाली डिस्टेंस है ए, ठीक है। तो ऐसे में ये जो हमारा हाइपोटेनियस की डिस्टेंस कितनी निकल जाएंगी पाइथागोरस प्रमेय से, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इस साइड भी दोनों ही डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पी पर मेरे को पोटेंशियल यहाँ पर निकालना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पर इस पॉइंट पी पर कोई पोटेंशियल होगा। तो अलग अलग जब हमने इसको डिराइव करा, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल निकलेगा के क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएंगी रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इन दोनों ही पोटेंशियल को जब हम सम करेंगे तो वो यहाँ पर इस पॉइंट पी पर वी नेट यानी कि टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। सम कर लेते हैं इनका। जब हमने इसको इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहां पर सम किया टोटल पोटेंशियल को, तो वो कितना आ जाएगा देखो, पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो भैया माइनस के कारण हो गया, कट गया, पूरा जीरो हो गया। तो क्या समझ में आया कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें यहां पर जो नेट पोटेंशियल मिलता है वो जीरो मिलता है। कितना मिलता है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हमने यहां पर डिराइव किया कि किस प्रकार से इस पॉइंट पी पर हमें यहां पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल देखने को मिलता है। लेकिन आपको क्या है, अगर पूछ ले डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना नेट पोटेंशियल होता है, तो आपको क्या बोलना है कि इस पॉइंट पी पर यहाँ पर जीरो पोटेंशियल होगा। कितना होगा, पी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से ये सब चीजें आपको मेमोराइज करने का प्रयास करना है, ठीक है। वहां पर डिराइव करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पर इस क्लास में देख रहे हैं किस प्रकार से जीरो आया, ठीक है। आपको रटना ना पड़े, लेकिन फिर भी आप मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए। दूसरी चीज देखो, अभी तो हमने एक्सियल लाइन पर देखा था पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी देख लिया। अब देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा। पोटेंशियल अगर मानना है किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए आ जाए, ठीक है, कहीं भी पॉइंट दे सकता है। इस जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये बना है, इनके बीच की दूरी है 2a और इनके मिड पॉइंट से दूरी है a और a। तो अब ये कहीं भी पॉइंट पर p है, पूछ सकता है कि भाई मैं यहां बताओ कि नेट पोटेंशियल कितना होगा। तब कैसे निकालेंगे इसको डिराइव करने के लिए, जो हमने अभी फॉर्मूला देख के आए थे वहां पर शॉर्ट नोट्स में। देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर इस पॉइंट पी पर जो यहां पर हमें पोटेंशियल देखने को मिलेगा वो कितना है, के क्यू अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है, r1 है, ठीक है। माइनस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है पॉइंट पी की, r2 है। तो ऐसे में जो इनका यहां पर पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल देखने को मिला के क्यू अपॉन r1 इस पॉइंट पी पर, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर जो पोटेंशियल देखने को मिलेगा के क्यू अपॉन r2। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो टोटल हम यहां पर सम कर देंगे तो नेट पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा। वी नेट इजिकल टू क्या बोल सकते हैं, के क्यू अपन r1 प्लस माइनस में के क्यू अपन r2, ठीक है। के क्यू कॉमन है, बाहर कर दिया के क्यू को, तो अंदर क्या बचा हमारे पास में r2 माइनस r1 अपन r1 r2, ठीक है। ये नेट पोटेंशियल पी पॉइंट पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर ये डाइपोल शॉर्ट होता, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है कि r1 r2 और r, अगर मान लो देखो ये जैसे कि 2a यहां पर ये शॉर्ट डाइपोल के लिए होता है, ठीक है। तो ये वाला जो r1 r और r2 ये तीनों डिस्टेंस बराबर हो जाती, ठीक है। एकदम बराबर तो नहीं, लेकिन इक्विवेलेंस तो हो जाती कम से कम, ठीक है। r1 r2 ये हो जाती r के इक्वल। और जो हमारा r1 माइनस r2 है उसको क्या लेंगे हम, 2a cos थीटा, ठीक है, 2a cos थीटा, ठीक है, वेक्टर सम के कारण। तो अब देखो r1 r2 ये हो जाता r के इक्विवेलेंस, और r1 माइनस r2 कितना लेंगे हम यहाँ पर, 2a cos थीटा वेक्टर सम से। तो ऐसे में जो नेट पोटेंशियल वी नेट कितना देखने को मिलेगा, के क्यू r1 माइनस r2 की जगह पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस 2a cos थीटा, और r1 r2 ये तो बराबर है तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो q इंटू 2a नजर आ रहा है, ये क्या है, q इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है कि नहीं, q इंटू 2a। तो q इंटू 2a को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, p पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो v नेट बराबरी से क्या देखने को मिला, माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो समझ गया, अगर किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अगर अपने को यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या बनता है, माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के को यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1/4 ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। और अगर ये एक्सियल लाइन पे पूछ ले तो थीटा को हम क्या, एक्सियल लाइन पर क्या होता है, थीटा 0 होता है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमें v इजिकल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर पोटेंशियल मिल जाएगा। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर पूछ ले तो यहाँ पर थीटा कितना होता है, 90। ऐसे में v कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अब देखो आगे हमारे पास में ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है कि ये जो अगर आउटसाइड में कोई पॉइंट है इसके, जैसे ये क्या है, एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है मान लो, और इस पॉइंट P पर मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, इसके मिड पॉइंट से R है, कैपिटल R। अच्छा, तो ऐसे में जो इसका यहाँ पर V आउटसाइड में पोटेंशियल देखने को मिलेगा KQ अपॉन कैपिटल R। क्लियर है, ये रिजल्ट याद रखना है क्योंकि यहाँ से दूरी इसकी कितनी है, पॉइंट P की R है।
ऐसे में के क्यू अपॉन आर देखने को मिलेगा इसका नेट पोटेंशियल आउटसाइड में। अगर ये ऑन द सेल मतलब इस सरफेस पर भी पूछ ले कि ये इस पॉइंट पर बताओ यार कि यहां पर कितने हमें को पोटेंशियल देखने को मिलेगा, तो यहां से मिड पॉइंट से इसकी सेंटर से कितनी दूरी है, आर है। तो ऐसे में ये जो यहां पर इसके सरफेस पर ऑन द स्फेरिकल सेल पर कितना यहां पर हमें नेट पोटेंशियल देखने को मिलेगा, तो वो के क्यू अपॉन ये स्मॉल आर होगा, ठीक है। और इसके इनसाइड में, ठीक है, ये स्फेरिकल सेल के इनसाइड में कितना पोटेंशियल होगा, तो जितना इसके सरफेस पे था ना वही का वही इसका नेट पोटेंशियल इसके अंदर भी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर स्फेरिकल होलो स्फेरिकल सेल के अंदर में जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जिसके कारण हमें इसके अंदर कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है, तो मतलब वर्क डन इसका जीरो हो जाता है। ऐसे में जितना कार्य मेरे को यहाँ इस सरफेस पे करना पड़ा था ना वही का वही अंदर भी करना पड़ेगा, इसलिए सरफेस पर और उसके अंदर में हमें यहाँ पर नेट पोटेंशियल से समान देखने को मिलता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। चले आगे। अब हमें जो अगला पॉइंट डिस्कस करना है वो देखते हैं कि कौन सा पॉइंट अब हमारा बचा है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना होता है, ठीक है। आगे और क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो चार्ज क्या है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा क्या नेगेटिव देखने को मिलता है, ठीक है। इस पे इसके चार्ज पे डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखनी है। स्केलर क्वांटिटी होती है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो। अब यहां पर देख लेते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस क्या चीज है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों इक्वी पोटेंशियल जो सर्फेसेस होता है ना, जैसे मान लो एक सरफेस है मेरे पास में और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यानी कि इसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। वी की वैल्यू यहां पर क्या होती है, हर एक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, समान होता है हर एक पॉइंट पर, तभी मैं उसे बोलूंगा कि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्लियर है इतनी चीज? जिसके कारण इस पे जो वर्क डन होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इस पे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, तब मैं उसे क्या बोलूंगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। इस पे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे नो वर्क डन, ठीक है, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है पोटेंशियल कांस्टेंट है, हर एक जगह पे सेम है, जिसके कारण यहां पे कार्य नहीं करना पड़ता, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। दूसरी चीज यहां पर यह होती है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में पैरेलल प्लेन्स होती है, ठीक है। अब अगर मान लो ये जो सरफेस अगर क्लोज में है, ठीक है, क्लोजर द सरफेसेस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सरफेस अगर क्लोज में है, ठीक है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है। और पोटेंशियल वी इज कांस्टेंट ऑन अ सरफेस, ठीक है। पोटेंशियल जो हमारा है वी वो कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। तो ऐसे में जो इसका हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या हो जाती है, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस देख लिया। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पर डायग्राम क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। इसके हर एक पॉइंट पर जो होता है पोटेंशियल वी कांस्टेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं इसमें, ठीक है। अब हमारा पॉइंट आता है कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई और वी के बीच हमें क्या रिलेशन स्टैब्लाइज करना है, वी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल देखने को मिलता है एग्जाम में। क्या होता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो नेगेटिव ग्रेडियंट की होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। तो ई बराबर ई से माइनस डेल वी, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई इजिकल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर या डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस मोस्ट रैपिडली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट में पोटेंशियल हायर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हायर टू लोअर की तरफ चलती है, ठीक है, हायर टू लोअर की तरफ चलती है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डेरिवेशन कैसे आती है इसको समझते हैं, ठीक है। डेरिवेशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपको तो वैसे रिजल्ट याद रखना है, अगर फास्ट यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, एमसीक्यू का आंसर निकालना है तो, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर इसको सीखते हैं कि ये डेरिवेशन आई कैसे भाई, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या होता है, जैसे मान लो ये अपना पॉजिटिव चार्ज क्यू है और ये किसी पॉइंट क्यू नॉट है, इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट पर यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज है, तो इसको यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा dx,
डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, यानी कि इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इस दिशा में कार्य कर रहा हूँ, और इसके अगेंस्ट में मैं यहाँ पर इस क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहा हूँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में dx डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो ऐसे में मेरे को कुछ स्मॉल वर्क डन होगा यहाँ पर dw। तो dw जैसे अपने को मालूम है कि वर्क बराबरी से क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर जो dw का मान देखने को मिलेगा वो कितना, dw बराबरी से fdx cos थीटा। थीटा बराबरी से 180 होता है। क्यों भाई यहाँ थीटा 180 कैसे हो रहा है, भाई फोर्स इस दिशा में लग रहा है, मैं चार्ज को इस दिशा में लेके आ रहा हूं, दोनों की दिशा विपरीत हो गई ना, तो थीटा कितना हुआ, 180 हुआ कि नहीं हुआ। जब cos 180 हुआ तो cos 180 का मान होता है -1। तो ऐसे में यहां पर -fdx बचा, dw बराबरी से -fdx, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैं इसका क्या करूंगा, dw बराबरी से इस f को मैं यहां से निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबरी से होता है F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, मतलब चार्ज, फोर्स बटे चार्ज। तो यहां से फोर्स का मान मेरे को E इंटू क्यू नॉट देखने को मिला, फोर्स की जगह में E इंटू क्यू नॉट पुट कर दिया, dx जैसे कि वैसे है, ठीक है। ये एक इक्वेशन मिली जिसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया मैंने। दूसरी तरफ मैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ के आया तो मैंने पढ़ा कि भाई ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। तो लेकिन मेरा मान लो कि यहां पर स्मॉल वर्क डन के लिए स्मॉल पोटेंशियल dv होता है, जो वर्क डन कितना हो रहा है स्मॉल dw, और चार्ज मेरे पास में q नॉट है। ऐसे में यहां पर dw की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, q नॉट इंटू dv हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल dw की वैल्यू कितनी होगी, q नॉट इंटू dv हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। दोनों ही इक्वेशन को हम यहां पर इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो पहली इक्वेशन का माइनस ई क्यू नॉट dx और दूसरी इक्वेशन का क्यू नॉट dv बराबर कर दिया। ऐसे में क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा ये हो गया कैंसिल, बचा क्या, यहां पर ई बचा है, ये माइनस को इस साइड यहां पर ला लिया, और ये वाला dv और dx इसके अपॉन में आ गया, ठीक है। तो ई बराबरी से क्या देखने को मिला, -dv अपॉन dx। यही तो हमारा रिजल्ट था भाई, क्या था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन ई बराबरी से -dv अपॉन dx होता है, जिसे मैं ई इक्वल टू -del अपॉन del x, या इक्वल टू, अगर यहां पर पोटेंशियल हमारा हायर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में रहता तो -v अपॉन x भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ई बराबरी से -v अपॉन x, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ गए इसका रिलेशन किस प्रकार से स्टेबलाइज हुआ। आगे चले, अब देखो अगला पॉइंट हमारे पास में इसमें क्या देखना है उसको भी देख लेते हैं। ये हम देख चुके हैं, इक्वी पोटेंशियल भी देख लिया हमने। अब आती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी भी सिस्टम में पॉइंट चार्ज के लिए यहां पर वर्क डन जितना किया जाता है वो वर्क डन ही यहां पर कंजर्व हो जाता है, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, ठीक है। जितना हम वर्क डन यहां पर करेंगे किसी पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, जैसे इन्फिनिटी से मैं किसी पॉइंट चार्ज को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहा हूं, किसी इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ऐसे में मेरे को यहां पर जितना इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जितना मैं वर्क डन करूंगा वो वर्क डन यहां पर कंजर्व हो जाता है, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है, ये कैसे होता है अभी हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं, अगर मान लो 2 पॉइंट चार्जेस है मेरे पास में, तो जैसे Q1 Q2 ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, तो इसके लिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी वो U बराबरी से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होती है, यानी कि U बराबरी से K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, K की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर 1/4πε0। ये जो डेरिवेशन है इसको कैसे सॉल्व करना है इसको भी सीख लेते हैं। आप रिजल्ट याद रखिए, ठीक है, आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट के जो आउटकम्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि भाई यहां पर अगर ये पूछ ले Q1 Q2 अगर हैव द सेम साइन, मान लो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे में जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी ना वो 0 से ज्यादा होंगी, ठीक है, ग्रेटर होंगी ज्यादा, ठीक है। U ग्रेटर देन 0 होगा, रिपल्सिव होंगी ये, इसका जो नेचर होगा क्या होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। अगर मान लो ये एक पॉजिटिव और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज था मेरे पास में, तो ऐसे में जो इसकी जो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी ना वो 0 से क्या होंगी, लेस देन 0 होंगी, ठीक है, और अट्रैक्टिव नेचर की होंगी, ठीक है। इसके बीच में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो हमारा यहाँ पर डेरिवेशन या फार्मूला आया, ये आया कैसे, इसको समझते हैं हम सबसे पहले कि ये किस प्रकार से आता है, इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं अब। तो दोस्तों क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए अगर मेरे को यहाँ पर डिराइव करना है पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कैसे होता है, जैसे ये पॉइंट चार्ज Q है और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है, ठीक है, और एक इन्फिनिटी पर पॉइंट जो है चार्ज Q नॉट है। इन्फिनिटी से मैं इसे A पॉइंट तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आता हूं, तो यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा, तो इस इन्फिनिटी से A तक लाने में इसके फोर्स के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे इसका dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पॉइंट A तक, तो यहां पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, dw स्मॉल वर्क डन, तब तो मैं इसे लेके आऊंगा यहाँ पे। तो ये अगेंस्ट में होता है, किसके अगेंस्ट में, ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। और अगर ये Q नॉट इसके
पॉइंट चार्ज होता, मतलब 1 यूनिट का पॉइंट चार्ज होता, तो जितना मैं यहाँ पे वर्क डन dw करूंगा वही यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब देखो इसको किस प्रकार से करना है। dw इजिकल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, ये कहां से आया भाई, हमको मालूम है वर्क बराबरी से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वहीं से इसको हमने ले लिया कि dw बराबरी से एफ डी एक्स कॉस थीटा, स्मॉल वर्क डन के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स मेरा इस दिशा में लग रहा है, वर्क डन मैं ऐसे इसको इधर ला रहा हूं क्यू नॉट को, तो ऐसे में इनके बीच का एंगल बनेगा 180 और कॉज 180 होता है माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। तो dw हो जाएगा यहाँ पर माइनस एफ डी एक्स, और f की वैल्यू जब मैं कूलॉम्स लॉ से पुट करूंगा तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मेरा जो है पॉइंट चार्जेस जो है Q और Q नॉट है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इस इक्वेशन का हम बोथ साइड कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन ऑफ dw करेंगे तो वो हो जाता है w, कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस के Q नॉट तो भैया एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो बाहर करो, इस पे इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। इंटीग्रेशन होगा किसका, तो ये होगा 1 अपॉन इस एक्स स्क्वायर का होना है। तो देखो लिमिट इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि भाई इन्फिनिटी से इस Q नॉट चार्ज को मैं इस पॉइंट ए आर दूरी तक लेके आ रहा हूं ना, तो ऐसे में यहां पर लिमिट कितनी हो जाएंगी, इन्फिनिटी टू आर तक। ठीक है, अब इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और लिमिट पुट कर रहे हैं अब इसमें इन्फिनिटी टू आर। जब लिमिट पुट करी हमने तो ये कितना बना, माइनस का 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0। तो बचा क्या मेरे पास में, सिर्फ माइनस का 1 अपॉन आर, और ये वाला माइनस जो है कैंसिल होके क्या देगा, सिर्फ 1 अपॉन आर देगा, और ये वाला के क्यू नॉट अपॉन आर हो जाएगा। यानी कि वर्क डन अल्टीमेटली कितना निकला यहाँ पर, W बराबरी से के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। तो होता यह है कि यहां पर मैं जितना वर्क डन करूंगा ना वो ही यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर U बराबरी से W इजिकल टू जितना वर्क डन हमने करा वही है पोटेंशियल एनर्जी के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर मान लो भाई 2 पॉइंट चार्जेस के बजाय हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस रहते हैं यहां पर, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, तो अलग अलग जो हमारी यहां पर अलग अलग पॉइंट चार्ज के लिए जितनी भी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती, Q1 के लिए, Q2 के लिए, Q3 के लिए, उन सभी पोटेंशियल एनर्जी का हम यहां पर एल्जेब्रिक सम कर लेंगे। ठीक है, U1 प्लस U2 प्लस U3 अलग अलग पॉइंट चार्जेस की हम एनर्जी को यहां पर सम करेंगे, तो अल्टीमेटली जो नेट पोटेंशियल एनर्जी निकलेंगी वो के Q1 Q2 अपॉन R12, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस पहले पॉइंट चार्जेस के लिए R12 है, दूसरे के लिए R23 है। ठीक है, तो उस प्रकार से ये टोटल हम यहां पर सम करते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं। चले अब अगला पॉइंट को समझते हैं कि अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है। ठीक है, ये हमने देख चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है यहाँ पर जितनी हम वर्क डन करेंगे उसी के रूप में, और इंडिपेंडेंट होती है पाथ से, इसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है। पोजीशन बस मैटर करता है कि भाई जो चार्ज है उसकी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, Q1 Q2 की पोजीशन यहाँ पर मैटर करती है। ठीक है, तो उनके पाथ से कोई लेना नहीं है कि कौन सा पाथ बना रहा है वो। ठीक है, देखो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कितनी होती है, अगर सिंगल चार्ज है एक्सटर्नल फील्ड में तो ऐसे में कितनी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, तो U बराबरी से QV। ठीक है, U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, Q चार्ज है, V इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इनका यहाँ पर एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी U इजिकल टू माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, P क्या है यहाँ पर, P हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है P बराबरी से Q इंटू 2A। ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा P एंड E के बीच में वो है थीटा। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें हम कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम और मैक्सिमम कब होगी, तो अगर थीटा बराबरी से 0 डिग्री है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कॉस 0 1 होते ही ये कितना निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, तो ये है मिनिमम। ठीक है, कॉस मतलब थीटा बराबरी से 0 एंगल पर ये मिनिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी, और थीटा इजिकल टू 180 पर ये, क्योंकि कॉस 180 कितना देता है, कॉस 180 -1 देता है, ऐसे में ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो ये PE देगा जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है थीटा इजिकल टू 180 एंगल पर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, अब देखो अब हमारे पास में यहां पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में। क्या है कि जो कंडक्टर होता है ना उसके अंदर में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस कंडक्टर के अंदर में वो होती है 0। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0 और चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट इंस्टेंटली टू कैंसल एनी इंटरनल फील्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है इसमें कि चार्ज जो है वो रिसाइड्स ऑन द सरफेस। ठीक है, कंडक्टर के जो सरफेस होती है यहां पर रिसाइड करता है भाई, इस सरफेस पर। ठीक है, चार्ज इसके सरफेस पर रिसाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। जो एक्सेस चार्ज होता है, अतिरिक्त जो चार्ज होता है वो प्लेस्ड ऑन अ कंडक्टर मूव्स टू द आउटर सरफेस पर चला जाता है। दिस मिनिमाइजेस द रिपल्जन एंड मेंटेन्स द जीरो फील्ड इनसाइड, ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंतर्गत जीरो फील्ड बनाता है, ठीक है, कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कंडक्टर के बाहर में कितनी होंगी, जैसे कंडक्टर है तो इसके बाहर इस पॉइंट पर यहां पर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये होती है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस। सिग्मा हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है और एप्सिलॉन नॉट होती है वैक्यूम परमिटिविटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इक्वी पोटेंशियल वाला पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं कि इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो समान होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण वर्क डन जीरो हो जाता है। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि होलो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सेफ क्या होता है, जो स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किसी भी बॉडी का, तो उसमें हायर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम है तो उसमें हायर सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है इसको समझो। देखो, जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें क्या होता है, चार्ज का फ्लो नहीं होने देता ये, ठीक है, चार्ज इसमें फ्लो नहीं होता है भाई। लेकिन ये चार्ज का फ्लो तो नहीं करता, लेकिन ये पोलराइज जरूर कर देता है चार्ज को। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, एयर, ग्लास, माइका, ऑयल, प्लास्टिक, ये सब क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल्स है। तो होता यहां पर ये है पोलराइजेशन, मतलब भाई कैसे पोलराइजेशन कर देता है। देखो, ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक में, विद इन इट्स मॉलिक्यूल शिफ्ट स्लाइटली इन अपोजिट डायरेक्शन, इंड्यूस द डाइपोल्स एंड द मटेरियल बिकम्स पोलराइज्ड। कैसे ये चीजें होती है इसको समझो। जैसे मान लो एक प्लेट मेरे पास में ये कोई पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, दूसरी एक मेरे पास में एक प्लेट है नेगेटिव चार्ज की, और यहां पर एक कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इसमें रख दिया मैंने, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ चार्ज यहाँ पे पड़े हुए हैं इसमें। तो जब यहाँ पर ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो होता है, चार्ज का जो फ्लो होता है वो नहीं होता है, लेकिन ये पोलराइज जरूर कर देता है। मतलब इसके जो पॉजिटिव प्लेट है ये इस नेगेटिव चार्ज को अपने पास में अट्रैक्ट कर लेती है, और ये नेगेटिव चार्ज इसके चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो ये प्रक्रिया यहां पर पोलराइजेशन में चलती है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर देता है स्लाइटली इन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, इसका कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पोलराइजेशन वेक्टर पी का मान कितना होता है, ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि जो इसकी यूनिट होती है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर में होती है पोलराइजेशन वेक्टर की, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पर पोलराइजेशन का क्या और डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें क्या होता है, जैसे डाइलेक्ट्रिक मैंने मान लो कोई कैपेसिटर में लगा दी, ये कैपेसिटर है और इसमें यहां पर बीच में मान लो डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने से पोटेंशियल बढ़ जाता है भाई। क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है। कैसे, देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस ड्यू टू द अपोजिंग फील्ड क्रिएटेड बाय पोलराइजेशन। तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो यहां पर जो फील्ड यहां पर ई नॉट है वो है फील्ड, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और के क्या है, के है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पर जैसे ही यहां पर डाइलेक्ट्रिक वाली क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वो यहां पर जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको के कांस्टेंट जो होता है डाइलेक्ट्रिक का, उससे यहां पर डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस हुई यानी कि यहां पर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की जो वैल्यू होती है ना वो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन होती है परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में ये उसकी परमिटिविटी होती है। के क्या है, स्ट्रॉन्गर पोलराइजेशन होता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्ट्रॉन्गर पोलराइजेशन होता है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड की जो होती है वो कितनी होती है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, यहां पर इसका, ठीक है। आगे देखो, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, तो ये होता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स कितना हो गया, एप्सिलॉन ई, ठीक है। क्लियर है, ये हम देख चुके हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किस प्रकार से होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होता है इसको ये शिफ्ट कर देता है अपोजिट चार्ज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मान लो इस प्लेट पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उनका होता है पोलराइजेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर रिड्यूस हो जाता है, और इसके रिड्यूस होने से
जो पोटेंशियल होता है वो उस कैपेसिटर का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। तो अब हम आते हैं दोस्तों, हमारा जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है कैपेसिटर्स का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस के बारे में कि क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी को। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये कैपेसिटर में होता यह है कि दो कंडक्टर्स की प्लेट होती है। ठीक है, ये होती है दो कंडक्टर्स की प्लेट। ठीक है, ये सेपरेटेड होती है किसी भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो अभी हम पढ़ के आए उसके द्वारा, या फिर वैक्यूम भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक ना हो, वैक्यूम हो। ठीक है, तो इस प्रकार से एक कैपेसिटर बनता है। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर अ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस को किस प्रकार से डिफाइन किया कि इसमें ये पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में जितना चार्ज को स्टोर कर सकता है वो उस प्लेट की या कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, समझ के कैपेसिटेंस क्या होता है कि जितनी उसकी क्षमता है ना इस चार्ज को यहां पर स्टोर करने की पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में, वो कहलाता है कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, याद रखना है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और Q बराबर से CV। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं इसमें। कैपेसिटेंस क्या होता है, C क्या है कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट की बात करें, देखो दोस्तों, एक यूनिट होती है फैराड। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड, और दूसरी यहां से डिराइव कर सकते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन वी से। क्यू की वैल्यू जो होती है यूनिट, वो हमें मालूम है कुलाम होती है, कुलाम पर वोल्ट। ठीक है, कुलाम पर वोल्ट एक दूसरी यूनिट भी इसकी होती है, किसकी, कैपेसिटेंस की, कुलाम पर वोल्ट, और एक होती है फैराड। ठीक है, F। और Q चार्ज होता है जो उसमें स्टोर होता है कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर में, और V होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों ही प्लेट के जो बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो है V। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं और डायरेक्ट हमें यहाँ पर इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो मान लो मेरे पास में दो प्लेट है जिनका एरिया ए है और वो सेपरेटेड है उसकी डिस्टेंस डी से वैक्यूम में। ठीक है, इनमें मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तब उसका कैपेसिटर कितना होता है, तो वो होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ठीक है, इसको याद रखना है। क्या होता है वैक्यूम में, यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो होता है कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता है। अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक भी हम उन दोनों प्लेट के बीच में लगा देते हैं तो जब उनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा K, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ठीक है, बस यहां पर एक K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें आ जाता है, बाकी दोनों फार्मूला में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम है, परमिटिविटी, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में वो U से यहां पर हमने डिनोट करी, तो U इज इक्वल टू 1/CV स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर 1/2 Q स्क्वायर बाय C। ठीक है, और एक इसका ये क्या फार्मूला है, U इज इक्वल टू 1/2 QV। क्लियर। अगर हम इन कैपेसिटर्स को कॉम्बिनेशन करें, तो अगर मान लो पैरेलल में लगाए इनको कैपेसिटर्स को, तब उसको हम यहाँ पर नेट इसकी जो कैपेसिटेंस निकलेंगी वो कैसे निकलेंगे, तो C नेट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू निकलेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ पर ये निकलती है, पैरेलल में होती है ये वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सीरीज में अगर उनको हम यहाँ पे लगाएंगे, अभी इसका डिटेल में सीखेंगे इसको किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करना है। अभी ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप देख लीजिए क्या है और इसको कैसे याद करना है। 1 जो C है ये जैसे सीरीज में इस प्रकार से निकाला जाता है, 1/C नेट यहाँ पर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जितने भी यहाँ पे कैपेसिटेंस लगेंगे उतने हम यहाँ पर इसकी जो है कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है ये तो हम देख चुके पहले कि भाई इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय द रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के कारण। और जो नेट इफेक्ट पड़ता है, स्टोर से ये मोर चार्ज को यहां पर स्टोर कर सकती है सेम वोल्टेज पर। वोल्टेज मान लो पहले जितना ही था, ठीक है, लेकिन अब चार्ज उसमें ज्यादा हम यहां पर स्टोर कर सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कम कर दी, कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने देख चुके थे कि भाई अगर मान लो ये वैक्यूम में दो प्लेट है, इनके बीच का जो कैपेसिटर निकलेगा वो कितना निकलेगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर इसमें मान लो ये K कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक है, तब इसकी कैपेसिटेंस कितनी निकलेगी, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, कैसे इनको अभी डिराइव करना है अभी देखेंगे हम। ठीक है, आगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख चुके हैं इनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। अब आगे चलते हैं हम। एनर्जी स्टोर भी हमने देख चुके हैं कि U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। U क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है, जो एनर्जी जूल में है, कैपेसिटेंस फैराड में इसकी यूनिट है, और पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। ठीक है, ये कंप्लीट देख चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इनका कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो कैपेसिटर्स हम अभी देख के आए कि यार कैपेसिटर्स वो होता है जिसमें यहाँ पर उसकी क्षमता देखी जाती है कि ये कितना चार्ज को स्टोर कर सकती है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर।
ठीक है, वही कैपेसिटेंस कहलाता है उसकी किसी भी कंडक्टर्स के लिए। तो ऐसे में जब मैं कॉम्बिनेशन करूंगा इन कैपेसिटर्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया, ठीक है, सीरीज में यानी देखो ये क्या है, मेरा एक कैपेसिटर है, इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, इनको यहाँ पे सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ते जा रहा हूँ। अभी ये 3 जोड़ा है मैंने, ऐसे 4 5 ऐसे जोड़ते जा सकते हैं अपन कैपेसिटर्स को। तो इस सीरीज में जब हम इस कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो ऐसे में इसके हर एक जो प्लेट है, जो कैपेसिटर कंडक्टर प्लेट है, उस पर चार्ज जो होता है समान होता है, ठीक है, हर एक प्लेट पर जो चार्ज होता है Q है, और हर एक प्लेट की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है, C1 C2 C3 ये इसकी कैपेसिटेंस अलग अलग होंगी, और इस पे जो वोल्टेज भी अलग अलग होगा V2 V3, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि यहां से मैंने जब इसको चार्ज दिया तो हर एक प्लेट पर समान चार्ज आता है, ठीक है, लेकिन क्षमता इनकी अलग अलग है, क्योंकि वोल्टेज हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा, जिसके कारण V1 V2 V3 इसका अलग अलग वोल्टेज है, और इसकी कैपेसिटेंस भी C1 C2 C3 ये भी डिफरेंस होंगी। तो इसको टोटल जो हम जब टोटल सी नेट निकालेंगे, यानी कि टोटल इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी नेट निकालेंगे, इसका सम कर लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 से। तो इसमें जितना इस पे चार्ज है, क्योंकि देखो हम अभी पढ़ के आए थे कि Q इजिकल टू CV होता है, तो यहाँ से वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इजिकल टू Q अपॉन C हो जाएगा। तो यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा Q, क्योंकि चार्ज तो हर एक प्लेट पे समान है ना, तो Q अपॉन C1 प्लस V2 के Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, और V नेट के लिए भी Q अपॉन C नेट। तो Q से Q इसका हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ 1 अपॉन C नेट इजिकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यहाँ पर इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। क्लियर है इसको कैसे निकालना है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है, समझ गए? चार्ज समान होता है इस पे हर एक प्लेट पर, और उसका कैपेसिटेंस और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर एक प्लेट का डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से इसका सम किया जाता है नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर करना पड़ जाए फिर क्या करेंगे भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो क्या होता है, जैसे पैरेलल में मतलब ये मैंने इस प्रकार से पैरेलल इनको यहाँ पर लगाया है 3 प्लेट को, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने Q चार्ज दिया तो पहले चार्ज पे Q1 चार्ज चल गया भाई, दूसरी प्लेट पे Q2 चार्ज चल गया, तीसरी प्लेट पे Q3 चार्ज चल गया। तो हर एक प्लेट पर यहाँ पर Q1 Q2 Q3 यहाँ पर चार्ज हो जाता है डिवाइड ऐसे में। लेकिन इसके हर एक पॉइंट पर कहेंगे ये पैरेलल में हमने इसका कॉम्बिनेशन किया, तो हर एक पॉइंट पर इसका जो वोल्टेज होगा या जो होगा पोटेंशियल होगा वो V होगा, ठीक है, वो समान होता है हर एक पॉइंट पर। पैरेलल में जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस V होता है कांस्टेंट, हर एक पॉइंट पर समान होता है। लेकिन इसकी चार्ज डिफरेंस होने के कारण इसका जो यहाँ पर कैपेसिटेंस होगी C1 C2 C3 ये डिफरेंस होंगी हर एक प्लेट के लिए या हर एक कंडक्टर कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो ऐसे में जब मैं इसका नेट चार्ज निकालूंगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से, तो यहाँ पर Q बराबरी से CV होता है, अभी पढ़ गया है भाई, कैपेसिटर बराबरी से क्या होता है कि पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर ये जितना चार्ज को स्टोर करता है वही यहाँ पर कैपेसिटेंस कहलाता है उसका। तो यहाँ से Q इजिकल टू CV से जब मैंने पुट करा Q1 इजिकल टू C1V प्लस Q2 के लिए C2V प्लस Q3 के लिए C3V, तो यहाँ पर V तो कॉमन है सब में, V हो जाता है कैंसिल। V कैंसिल होते ही C नेट जो बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ पर पैरेलल कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस निकाली जाती है इस प्रकार से। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। ये तो हम देख ही चुके हैं कि नेट यहाँ पर जो इसमें एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में U इजिकल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C होती है, ठीक है। और कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कितनी होती है? जैसे मान लो ये मेरे स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो इसका यहाँ पर जो रेडियस है वो कितना है, R है। तो ऐसे में जो इसका कैपेसिटेंस होगा C इजिकल टू R बाय K होता है, ठीक है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपको याद रखने हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये भी हमने देख ही लिया कि ये 2 पैरेलल कैपेसिटर है यहाँ पर मेरे पास में, ठीक है। इनके बीच की डिफरेंस है D, और इन दोनों प्लेट का जो है प्लेट है ये दोनों, इनका जो एरिया है वो A है। ऐसे में ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इसका जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी E बराबरी से ये कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है एक प्लेट के लिए, दूसरी प्लेट के लिए भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ऐसे में इन दोनों प्लेट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएंगी, इनका सम कर लेंगे, सम कर दिया भाई, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये निकल के कितनी आई, E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब हम अभी यहाँ पर जब रिलेशन हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन होता है वो होता है E इजिकल टू माइनस dV अपॉन dx, ठीक है, यही तो है वो। तो ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैंने इसको E इजिकल टू माइनस V अपॉन x पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इजिकल टू V अपॉन D पुट कर सकते हैं इसको। D इनकी डिस्टेंस है ना, ये dx क्या थी, डिस्टेंस से तो थी उन दोनों प्लेट के बीच की, ठीक है। तो D क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, तो E इजिकल टू V अपॉन D यहाँ पर पुट कर सकते हैं E के जगह में, ठीक है। यहाँ पे V अपॉन D पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू V अपॉन D। अब देखो Q इजिकल टू क्या होता है, CV होता है, तो यहां से V की वैल्यू क्या निकल जाएंगी, Q अपॉन C, ठीक है। तो इस V की जगह Q अपॉन C पुट कर दिया, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A, ठीक है।
तो यहाँ पर चार्ज से चार्ज हुआ कैंसल, बचा क्या अल्टीमेटली जो कैपेसिटेंस बनेगा, जो बचेगा C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर डेरिवेशन भी सॉल्व करना सीख लिया कि किस प्रकार से इनका डेरिवेशन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन आपको क्या है, जिसका जो रिजल्ट, जो नेट रिजल्ट निकलता है किसी भी डेरिवेशन का, वो आपको याद रखना है। ठीक है, मेमोराइज करना है। इसके लिए अलग से एक नोटबुक बना लेना है, इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है उसके लिए बार बार रिविजन करना है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर दोस्तों हमने पूरा वन शॉट में पूरा आल कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में इस पे टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, टॉप 20 न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आगे आपको प्रैक्टिस क्लासेस भी मिलेंगी। तो दोस्तों बने रहिए टारगेट नीति के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।